नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। और अब हम लोग करने वाले हैं 8 से लेकर 14 जून तक के पीआईबी न्यूज एनालिसिस को। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 जून के एनालिसिस को कंप्लीट किया है। आप लोगों ने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से आप लोग उस लेक्चर को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है पीआईबी न्यूज एनालिसिस। और मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि इसकी कीमत वो स्टूडेंट समझ सकता है जिसने मेंस का एग्जाम दिया है और प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस को देखा है। तो आप लोगों के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पीआईबी न्यूज एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग सेकेंड वीक का ये एनालिसिस करने वाले हैं 8 से लेकर 14 जून का। हर वीक का एनालिसिस पूरे महीने का आप लोग को मिलेगा। आप लोग जरूर इस सेशन को देखा करो, सेशन को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के एमपी इलेक्शंस की। राज्यसभा, जिसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। और आप लोगों को 1919 का एक्ट जरूर पता होगा, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। हुआ क्या था कि भारत के अंदर पहली बार जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल जो हाउसेस थे उनको एस्टैब्लिश किया गया था, राज्यसभा लोकसभा को। और उसके बाद से ही भारत की संसद में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो इसमें हम लोग जानते हैं इस सेशन में कि राज्यसभा की इलेक्शंस कैसे होते हैं, कहां से उनको इलेक्ट किया जाता है, और कुछ स्टेट जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट व्यक्ति जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लेक्चर की। इस सेशन के अंदर मतलब सब सेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये न्यूज जो है वो किससे संदर्भित है, की फैक्ट्स क्या हैं राज्यसभा के बारे में, इसके इलेक्शंस के बारे में, कैसे राज्यसभा का कॉम्पोजिशन होता है, जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं उनका क्या टर्म होता है, क्या रोल है, उनके क्या फंक्शंस हैं राज्यसभा के तौर पर, और फिर इलेक्शंस कैसे होते हैं उनकी बारीकियों को हम लोग समझेंगे। और जब भी वोट की काउंटिंग होती है तो फिर वो वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है। इसके साथ में ही यदि मान लीजिए कि वोट जो है वो एक निश्चित आंकड़े को प्राप्त नहीं कर सके हैं तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट जो है उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। स्पेशल पावर एंजॉय बाय राज्यसभा, राज्यसभा के पास में कौन कौन सी स्पेशल पावर होती हैं जो केवल राज्यसभा के पास में है, तो वो भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन जो है एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है 31 मई जो थी वो लास्ट डेट थी जिस दिन राज्यसभा के नॉमिनेशन कंप्लीट किए गए और 10 जून को इलेक्शंस करवाए गए। इनमें से एक राजस्थान भी शामिल था। तो 4 राज्यों के अंदर जो था वो इलेक्शंस हुआ। टोटल 16 एमपी जो है वो इसके अंदर इलेक्ट किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है। तो 10 जून को ये इलेक्शंस हुए राज्यसभा के। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट, जैसे राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहा जाता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये भी कहा जाता है, राज्यों का सदन कहा जाता है। जैसे लोकसभा की हम लोग बात करें, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को हम लोग कहते हैं कि वो तो जो है वो पीपल्स का हाउस है, पीपल्स हाउस है, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड एक हाउस है। जबकि राज्यसभा के लिए हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली ये जो है इलेक्ट हुआ है, चुना गया है। तो ये जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है जो कि कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी निरंतरता जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए, कंटिन्यूटी को एंश्योर करने के लिए, आर्टिकल नंबर 83(1) के तहत जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और प्रति 2 वर्ष में एक बार इलेक्शंस होते हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है कि जब राज्यसभा का पहली बार जो था वो गठन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था इसको, तो पहली बार सदस्य को कैसे रिटायर किया गया, क्योंकि दूसरे वर्ष ही तो 1/3 सदस्य को रिटायर करना है। तो वहां पर सिस्टम, लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया। लॉटरी से कुछ नाम जो है वो निकाले गए और 1/3 सदस्य को क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। इससे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं था। तो राज्यसभा के अंदर पहली बार ये तरीका अपनाया गया, टेक्निक अपनाई गई लॉटरी वाली, और उसके बाद से फिर कंटिन्यूअस जो है ये सिस्टम चला हुआ आ रहा है। तो राज्यसभा के अंदर सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं। जैसे
कुल 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं आर्टिकल 80 के तहत। अनुच्छेद 80 जो है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यदि मान लीजिए कि राज्यसभा में जो भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं, यदि उनको कोई भी स्थान ग्रहण करना है तो 6 महीने के भीतर जो है वो पार्टी के अंदर शामिल होने का उनका विकल्प भी होता है। जैसे हम लोग बात करें डेरेक ओब्राइन, मैं एक एग्जांपल आप लोग को बताता हूं। डेरेक ओब्राइन, देखिए डेरेक ओब्राइन जो थे वो 2010 के अंदर इलेक्ट हुए थे एज ए एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड हुए थे लोकसभा के अंदर। खैर थे तो नॉमिनेटेड, लेकिन क्या हुआ कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आए तो आप लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्टोरल ग्रुप है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 54, उसमें उनको इलेक्ट जो है इनका जो है पार्टिसिपेशन का उनके पास में कोई भी राइट नहीं होता है। लेकिन डेरेक ओब्राइन जो कि नॉमिनेटेड थे वेस्ट बंगाल से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली टीएमसी, और उसके तहत 2012 के अंदर जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो उन्होंने फिर उस इलेक्शन को ज्वाइन किया। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंपोजिशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो होते हैं 245, ये संख्या निर्धारित की गई है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप लोग आर्टिकल जरूर याद रखिएगा इसके अंदर। आर्टिकल जो है वो है कौन सा, 80, और 80 का 2 जो है वो आप लोग याद रखना। और ये जो नॉमिनेशन है वो कौन कौन सी फील्ड से होता है, एक तो होता है आपके लिटरेचर से, एक होता है आपके आर्ट से, एक होता है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मतलब विज्ञान से, ठीक है। तो आपके पास में कौन कौन सा हो गया, साहित्य हो गया, उसके बाद में कला हो गया, विज्ञान हो गया, और फिर होता है सोशल सर्विसेज, समाज सेवा। ये 4 जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। मनोनीत करने के बाद इसके बाद में 233 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी जिनके पास में विधानसभा है वो शामिल होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। आप लोगों ने स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 171 है, 170 है, ये आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके अंदर जो विधान परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको कहा जाता है। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होता है, नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, और 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं। लेकिन वहां पर नॉमिनेशन के लिए जो एरियाज हैं वो आप लोग जरूर याद रखिए, लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल सर्विसेज है, और प्लस एक और उसमें ऐड कर लीजिए, वो है कॉर्पोरेटिव मूवमेंट्स, जो सहकारी आंदोलन से संबंधित हैं वो भी उसके अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का जो है वो इनका कार्यकाल होता है। यदि मान लीजिए किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है और अयोग्यता के कारण जो है वो उसका पद खाली होता है तो उपचुनाव के माध्यम से उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो बाईपोल जो है वो करवाए जाते हैं, और जो भी सदस्य नॉमिनेट हुए हैं तो वो शेष कार्यकाल को ही पूरा कर पाते हैं। मतलब 6 साल के अंदर मान लीजिए पहले वाले सदस्य ने 2 साल कंप्लीट किए हैं तो बाद वाला केवल 4 साल ही कंप्लीट करेगा, 6 साल। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, टर्म कितना होता है, वो 5 साल का ही होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसका 6 साल का होता है। अब राज्यसभा का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने मनी बिल के बारे में सुना होगा। मनी बिल जब लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, परमिशन ली जाती है, और उसके बाद में आता है राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर आने पर राज्यसभा के पास में कोई भी ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर पाए। हाँ, एडवाइस जरूर कर सकते हैं, उसको चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो भी कोई विधेयक आए हैं, बिल्स आए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वो चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात, धन विधेयक पर उनको कोई भी अमेंडमेंट की जो है वो शक्ति नहीं होती, लेकिन एक समय निर्धारित किया जाता है कि 14 दिन जो है वो आपके लोग के पास में है। आप इसमें कोई चेंजेस, कोई एडवाइस जो है वो करना चाहते हो कर दीजिए, नहीं तो फिर वो बिल जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राज्यसभा ने एडवाइस दी है, रिकमेंडेशंस दी है, उसको मानना या ना मानना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर कि इलेक्शंस जो है वो कैसे होते हैं। देखिए, राज्यसभा सांसदों को राज्य विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जितने भी
लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां से इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हुए लोगों को, मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर पहुंचाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। और 84 जो आर्टिकल है, इसके अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म लिखी हुई है ना आर्टिकल 84 के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर इन दोनों वर्ड का आप लोग मीन समझिए। सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का समझिए। इसका मीन्स होता है कि एक परफेक्ट कोटा जो है वो हासिल करना होता है, जैसे 50% प्लस 1 का। ये तो हो गया इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यदि कोई भी उम्मीदवार ये हासिल नहीं कर पाता है तो उसके वोट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा ये लेक्चर होता है, देखा करो आप लोग इसको। संविधान की चौथी अनुसूची की 4th शेड्यूल जो है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। संविधान के अंदर जो शेड्यूल्स हैं वो कुल 12 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो 8 उसके अंदर शेड्यूल्स थी। बाद में 4 अमेंडमेंट करते हुए 4 शेड्यूल जो है ऐड की गई, 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए। जैसे 9th शेड्यूल को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था, वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। फिर हम लोगों ने 10वीं अनुसूची जो है वो इसको जोड़ा। इसके लिए 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किया गया 1985 के अंदर। इसके बाद में 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब तक शेड्यूल्स के अंदर टोटल 4 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। और 4 ईयर भी आप लोग को याद कर लेने हैं, हो जाएगा इतना तो। इसके बाद में चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जो भी राज्यसभा की सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर क्या की जाएगी, उनको बांटा जाएगा। कि राज्यसभा और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो भी इलेक्शंस होंगे, जो भी सीटें निर्धारित की गई हैं राज्यसभा के लिए, उनको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब अहम मुद्दा यह है कि इन वोटों को काउंट कैसे करेंगे। मान लीजिए एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी से 3 मेंबर जो हैं उनका इलेक्शन होना है, या 4 मेंबर का इलेक्शन होना है राज्यसभा के लिए। तो अब चारों उम्मीदवार जो है वो उनको वोट जो है वो पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा निर्वाचन संचालन नियम है ये 1961 के तहत जो है वो बनाया गया था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, लेकिन आप लोग इजीली समझ भी सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अपर हाउस है, वहां पर केवल एक ही पोजीशन जो है वो खाली हुई है और एक ही पोजीशन के लिए, एक ही सीट के लिए इलेक्शन करवाया जाना है। तो निर्वाचन के लिए जो भी कोटा है उसकी गणना की जाएगी। जितने भी मत जो है वो डाले गए हैं उसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 100 मत जो है वो डाले गए हैं, 100 वोट पड़े हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी संख्या आएगी, मतलब 50 आ गई, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये 51 हो गया, कोटा प्राप्त हो गया। 51 का रेशियो जो है 51% का वो मिल चुका है। लेकिन यदि मान लीजिए कि ज्यादा लोग हैं और उनमें से ये वाला कोटा 50% प्लस 1 का कोटा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो जो भी लास्ट है उस लास्ट वाले कैंडिडेट को क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको वहां से हटा देंगे और उसके वोटों को ट्रांसफर कर देंगे अदर कैंडिडेट्स की काउंटिंग के अंदर। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो है वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। इसके बाद देखिए कि वोट जो है उसको हम लोग काउंट करने के लिए तो ये फॉर्मूला जो है वो हमने अपनाया। अनुच्छेद 80(4) में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के द्वारा, ये हम लोगों ने समझ ही लिया है, ठीक है। चलिए, अब किसी विधान मंडल के मान लीजिए 100 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा की 3 रिक्तियां हैं। अब वहां पर मतदान जो है वोटिंग होते हैं, तो कितना कोटा जो है प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें से ये 100 जो है देख रहे हैं आप लोग कांस्टेंट है। दूसरा जो है वो कितने हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। 3 कैंडिडेट हो गए, उसके अंदर एक ऐड करेंगे, पूरा करने के बाद एक लास्ट में और ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक कैंडिडेट को जब इतना कोटा प्राप्त होगा तो ये वोटिंग का वेटेज जो है वो मिल चुका है। जब इतना वो प्राप्त कर लेगा इस फॉर्मूले के तहत तो वो विजेता जो है वो घोषित किया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी ने भी इतना कोटा प्राप्त नहीं किया है तो
सेकंड प्रेफरेंस की वोटिंग जो है वो होगी। अब इसमें जो भी लास्ट में रहे, मान लीजिए 3 सीट है, 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 5 खड़े हुए हैं, जिसको भी सबसे कम वोट मिले हैं, उनके जो वोट्स हैं वो क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे अदर कैंडिडेट्स को। ठीक है, लेकिन इनका मूल्य जो है वो कम रखा जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि सेकंड प्रेफरेंस जो है उसके अंदर किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर ही विजेता जो है घोषित हो जाते हैं। अहम मुद्दा यह है कि राज्यसभा के पास में ऐसे कौन से स्पेशल पावर्स हैं जिसके तहत राज्यसभा को गठित किया गया है। अब राज्यसभा इस कॉन्स्टेंट इस जो है टर्म के अंदर ही है, राज्य स्टेट के बारे में बात की जा रही है, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की जो भी महत्वपूर्ण मांगे होती हैं, यदि वो राष्ट्र के पक्ष में है, नेशन के फेवर में है, तो राज्यसभा उसके लिए एक बिल जो है वो लेकर आती है, बिल को इंट्रोड्यूस करती है, पारित करती है, और वो बिल जो है जो कि स्टेट लिस्ट का था, वो एज अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट वो जो है वो पारित करवाकर उसको क्या बना दिया जाता है, कानून जो है वो बना दिया जा सकता है। राज्यसभा के पास में पावर है। और मान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उनका क्रिएशन करना है, नई सर्विसेज बनानी है, जैसे आईएएस के बाद में और कोई सर्विसेज बनानी है, तो फिर राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर्स होते हैं कि वो जो है इसकी सिफारिश कर सकता है। तो ये स्पेशल पावर जो है वो आप लोग को ध्यान रखने हैं। तो राज्यसभा के अंदर इलेक्शन क्या होते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद के दोनों जो बोथ हाउसेज हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और उनमें से राज्यसभा भी है। ये भी स्पेशल पावर जो है वो हो चुकी है किसकी, राज्यसभा की। इसके साथ में जब भी आर्टिकल को यूज किया जाएगा, आर्टिकल 352, 356 और 360 जब भी इनका यूज होगा, उस समय भी जो है वो राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर है कि वो इस पर क्या करे, मतदान करे, वोटिंग करे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां पर आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि ये जो आप लोग आर्टिकल नंबर 352 देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी क्या की गई है, उल्लेख किया गया है पहली बार, एक बार ही पूरे संविधान के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका उल्लेख केवल एक बार जो है वो आर्टिकल नंबर 352 के अंदर किया गया है, डिफाइन भी किया गया है कि मंत्रिमंडल होता क्या है। तो आप लोग जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स 2021 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आप लोग जब भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू आईटी रूल्स 2021 के अंदर आईटी रूल्स बनाए गए हैं और उनके अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है। जब भी आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं या अदर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते हैं, तो उस समय आप लोगों को प्राइवेसी को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, देखिए आप लोग, आपके हित के लिए है, ये सरकार के द्वारा किए गए हैं। देखिए किस संदर्भ में ये है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, व्हाट आर आईटी रूल्स 2021, क्या कहते हैं ये, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और इसके तहत जो है वो क्या बेनिफिट जो है वो हो सकते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं, और यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है, क्या वाकई में इन अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, और इससे कंसर्न जो एसोसिएटेड है एक केस प्रशांत भूषण के बारे में, वो हम लोग जानेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइट्स के द्वारा एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया गया, और उसमें कहा गया कि आईटी रूल्स जो है उनमें अमेंडमेंट किया गया है 2021 के अंदर। देखेंगे हम लोग क्या है। जब भी आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए कुछ नए जो है संशोधन किए गए हैं। जैसे सोशल मीडिया का जब भी हम लोग यूज करते हैं, आप लोग देखिए टिकटॉक, अब खैर तो बंद हो गया है टिकटॉक, तो इंस्टाग्राम का आप लोग यूज करते हैं, यूट्यूब जो है उस पर आप लोग शॉर्ट्स का यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर जब रील्स वगैरह चलती हैं तो वो काफी देर तक आप लोग उसको देखते रहते हैं, स्लाइड करके देखते रहते हैं, स्क्रॉल चलता रहता है। लेकिन अब जो है उसकी परफेक्ट एक टाइमिंग जो है वो होनी चाहिए, ऐसा इसके अंदर अमेंडमेंट में कहा गया है। दूसरी बात कि जो भी ऑफेंसेस हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि बेसिकली कि ये कहां, किस ओरिजिन से हुए हैं। बेसिकली इनके लिए काम जो करती है वो CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है .in, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है, वो इन सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं उन पर नजर रखती है। गठन किया गया था 2013 के अंदर, जब न्यू गवर्नमेंट बन के आई नरेंद्र मोदी जी के 2014 के अंदर, तब वो एक्टिव के अंदर आई थी। तो CERT.in का आप लोग नाम याद रखिएगा।
इसके बाद में है कि जो भी रूल्स हैं बिगर प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूडिंग लोकल प्रेजेंस, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि ऑफेंसेस को कम किया सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप लोग देखते हैं कि वहां पर किसी भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन अब यहां पर ये कहा गया है कि आपको जो है वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि वहां पर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो आप लोग देख रहे हैं वेब सीरीज, कुछ भी आप लोग देख रहे हैं मूवी वगैरह, ये एडल्ट्स के लिए है, कौन से एज ग्रुप के लिए है, 13+, 18+, वो आप लोग को वहां पे डिक्लेयर ऑलरेडी करना पड़ेगा। उसके लिए एक पहले से नोटिस जो है वो देना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे मूवी शुरू होने से पहले देते हैं, ठीक वैसे ही। इसके साथ में यदि कोई प्रॉब्लम भी होती है तो इसके लिए 3 टियर ग्रेवियांस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायत आप लोग दर्ज कर सकते हैं, उस पर जो है रेस्पॉन्ड किया जाएगा, वो भी एक इसके अंदर निर्मित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप लोग को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। क्या कहते हैं आईटी रूल्स 2021 कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो क्या करेंगे, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर जो है उसकी तैनाती करेंगे, और इसके साथ में ही नोडल जो ऑफिसर है उसकी भी नियुक्ति होगी, जिनसे आप लोग 24/7 जो है वो संपर्क कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। यदि सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर जो शिकायत अधिकारी कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी नियुक्ति करेंगे तो 24 घंटे के भीतर कोई भी शिकायत दर्ज कर पाएगा, और 15 दिनों के अंदर अंदर जो है उसका क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, प्रीलिम्स के अंदर जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें लेते हैं कि सामग्री को हटाना। मान लीजिए ऑफेंसिव कोई कंटेंट है, उसको हटाना है, वुमेन्स को जो है वो सेक्सुअली, मेंटली या फिजिकली अब्यूज कर रहा है, उस कंटेंट को जो है 24 आवर्स के अंदर हटाना, तो रिमूवल जो है वो कंटेंट किया जाएगा। एक मंथली रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी कि इस मंथ के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हुए हैं, और इसके आधार पर उसका रिड्रेसल जो है वो किया जाएगा, जल्दी से इसका निपटारा किया जाएगा और उस घटनाओं को कम से कम किया जाएगा। अब इसका क्या महत्वपूर्ण जो है सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो जिन सोशल मीडिया कंपनियों के 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं उनको नए जो मापदंड हैं सोशल मीडिया के, उसके तहत जो है वो माना जाएगा। तो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया जो है मध्यस्थ को माना जाएगा। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि जितना भी ये कंटेंट फ्लो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसके लिए जो है वो मीडिया जिम्मेदार है, सोशल मीडिया। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, पहला क्या है अमेंडमेंट, एक जो है वो अपीलीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। तो सरकार के द्वारा नियुक्त की जाने वाली अपीली समिति का गठन जो है वो किया जाएगा। ये समितियां फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है, उन पर क्या करेंगी, ये निर्णय लेंगी, उनके ऊपर अपने कमेंट जो हैं एडवाइस वो करेगी। इसके साथ में इसमें कंपोजिशन के अंदर क्या क्या शामिल होगा, इसमें एक जो है वो तो चेयरपर्सन होंगे, एक तो है इसमें चेयरपर्सन, कुछ मेंबर जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे, और इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके की जाएगी गजट के अंदर। गजट एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है, जानते हैं आप लोग, एक नोटिफिकेशन होता है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुए हैं उसके तहत जो भी कंप्लाइंट ऑफिसर है, ग्रेवेंस जो ऑफिसर है, उस पर जिम्मेदारी ये डाली गई है कि 72 घंटे के भीतर शिकायतों का शीघ्र निपटारा करना होगा। मतलब पहले जो अवधि 15 दिन की थी, अभी हम लोगों ने देखा पहले जो अवधि 15 दिन की थी, ठीक है, उसको केवल और केवल 72 घंटे जो है वो कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत जो है वो बढ़ रहा है आगे। अब इसके लिए यूजर्स के क्या मीन्स हैं, पहली बात कि ऑफेंसिव जितने भी तरीके हैं वो बच सकता है उनसे, उसके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है उनसे बच सकता है। कोई ऑफेंसिव कंटेंट है जो कि उसको मेंटली, फिजिकली या सेक्सुअली हरेस कर रहा है, उससे वो बच सकता है। और इसके लिए एक समिति जो है, अपॉइंटमेंट जो है, अपीलीय कमेटी जो है वो बनाई गई है, ठीक है। क्या इनकी जरूरत थी, तो हम लोग कह सकते हैं, आप लोग देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे खुलेआम जो है वो गाली गलौज हो रहा है, ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो कि यूजफुल, यानी कि हम लोग कहते हैं कि वो यूजलेस है। तो ऐसे कंटेंट जो है उन पर लगाम लगाने की जरूरत है, इसलिए इन अमेंडमेंट्स की जरूरत थी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सामग्री संबंधित निर्णय है उपयोगकर्ता के पास अदालतों का दरवाजा खटखटाने का एकमात्र सहारा था। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जिसमें जो मीडिएटर है कंप्लायंस ऑफिसर के द्वारा, तो वो संतोषजनक जो है, सेटिस्फाइड
जो निर्णय है वो नहीं कर पाते हैं, समाधान नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो निर्णय है, संशोधन ये सुनिश्चित करेंगे कि नए जवाबदेही मानकों को लागू करने के बाद किसी भी बड़े तकनीकी मंच द्वारा भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया सकता है। यहां पर अमेंडमेंट की इसलिए जरूरत थी, आर्टिकल नंबर 21 सीधे तौर पर समझ लीजिए, आर्टिकल नंबर 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उसके अंदर सबको जो है फ्रीडम है। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग किसी दूसरे के व्यूज से भी जकड़े हुए हैं तो भी आपका लाइफ जो है वो एक इम्प्रिजमेंट की तरह है, जेल के अंदर है। इसलिए विचार जो है वो फ्री होनी चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अमेंडमेंट जो है, जो पहले 15 दिन के अंदर सुनवाई होती थी, वो अब कितने दिन में होगी? 72 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर, है ना, 72 आवर्स के अंदर होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देख लीजिए, डाइविंग हो रही है, मजे आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन अब जो है इसे अब खेल बना दिया गया है। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जो है वो लाई गई है और स्पोर्ट जो है उसको बना दिया गया है, स्काई डाइविंग को, और इसके साथ में और भी कई खेल हैं उनको भी बनाया गया है। तो भारत जो है उसके अंदर स्काई डाइविंग को एक स्पोर्ट की तरह अब शामिल किया जाएगा। अनुराग ठाकुर जो हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया, उन्होंने ये ड्राफ्ट जो है वो बनाया। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या हाइलाइट्स हैं पॉलिसी की, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वपूर्ण था वाकई में हमारे लिए कि स्काई डाइविंग जो है इसको क्या बनाया जाए, एज ए स्पोर्ट बनाया जाए, और उसकी जरूरत क्या थी आखिरकार। देख लीजिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मोका जिसे कहते हैं, पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जो है उसका निर्माण किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को 2030 तक दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र जो है वो बनाने का। आप लोग कभी उत्तराखंड गए होंगे, उत्तराखंड के अंदर जो है पैराग्लाइडिंग वगैरह की होगी आप लोगों ने, उसके साथ में बंजी जंपिंग वो आप लोगों ने की होगी। भाई मजा खूब आता है। हाँ, वो बात अलग है कि धरती आसमान जो है वो एक हो जाता है, लेकिन मजा काफी आता है। तो उसको भी जो है वो हम लोग क्या स्पोर्ट के अंदर काउंट कर सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, स्पोर्ट ही नहीं, टूरिज्म सेक्टर जो है उसको भी हम लोग बूस्ट कर सकते हैं इन सारे टेक्निक्स से। तो एक भारत के अंदर सुरक्षित तरीके से, किफायती, सुलभ, सस्टेनेबल तरीके से जो है वो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको भारत के अंदर क्या किया जाएगा, अब अफोर्डेबल बनाया जाएगा, सेफ रखा जाएगा। हाइलाइट्स क्या है इस पॉलिसी के? देखिए, सबसे पहला है कि एक एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है कि 4 टियर सिस्टम जो है वो निर्मित किया गया है, जिसमें पहले टियर पर कौन है? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ASFI जो है, इसको एपेक्स गवर्निंग बॉडी जो है वो बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर देखिए, व्यक्तिगत हवाई खेलों के लिए राष्ट्रीय संघ, मतलब नेशनल एसोसिएशन जो है उसका भी निर्माण किया गया है। उसके बाद में हम लोग आते हैं स्टेट लेवल पर। तो रीजनल या स्टेट लेवल पर भी जो है, या यूनियन टेरिटरी, उनके लिए भी एक नेशनल एयर स्पोर्ट एसोसिएशन जो है वो भी बनाई गई है। तो हम लोग बात करें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन सब पर जो है 4 टियर मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, अच्छे से इसका ड्राफ्ट बनाया गया है, बहुत खूबसूरती से ड्राफ्ट बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें ASFI, तो उसके अंदर एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। और फेडरेशन एरोनॉटिक्स जो इंटरनेशनल है, ये हवाई खेलों से संबंधित जो भी आपके स्काई स्पोर्ट्स हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदान करता है। और ये जो FAI आप लोग देख रहे हैं, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड लुज़ेन के अंदर है। और इसकी अध्यक्षता जो है, यानी कि भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता जो भी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनके सेक्रेटरी करते हैं। तो ध्यान रखिए, ASFI जो कि भारत के अंदर है और इंटरनेशनली कंट्रोल किया जाता है फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के द्वारा, इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर आप लोग मान सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शंस क्या क्या है इसके, वो भी देख लेते हैं। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियमन, प्रमाणन, प्रतियोगिताएं यानी कि स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन, अवार्ड्स, पेनल्टीज वगैरह सब जो है इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच एयर स्पोर्ट एसोसिएशन, क्या रूल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं सभी एयर स्पोर्ट्स के लिए, अब ये निर्धारण करने का काम कौन करेगा? वो करेगा ASFI, जो कि भारत के अंदर सर्वोच्च संस्था होगी इन सभी एयर स्पोर्ट्स
गेम को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो आप लोग को ध्यान रखना है इनके द्वारा ये काम किए जाएंगे। इट विल कवर 13 एयर स्पोर्ट एक्टिविटीज, 13 कुल जो एयर स्पोर्ट एक्टिविटी जो है उसमें शामिल की गई है। जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, बलूनिंग, बलून्स होते हैं बड़े बड़े, ड्रोन्स की हम लोग बात करते हैं, ग्लाइडिंग की हम लोग बात करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग हम लोग बात करते हैं, पैराग्लाइडिंग हम लोग बात करते हैं, माइक्रो लाइटिंग, है ना, ये सारा जो है, पैरा मोटरिंग, ये आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा कैसे कैसे गेम होते हैं। इसमें से कुछ गेम तो मुझे भी नहीं पता है। स्काई डाइविंग तो हमने अभी देखा ही था, विंटेज एयरक्राफ्ट वो आप लोगों ने देखा ही है। तो ये जो है ये 13 एयर स्पोर्ट, तो आप लोग ये नंबर जरूर याद रखिएगा कि 13 एयर स्पोर्ट एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 13 का नंबर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी का? सबसे पहली बात, टूरिज्म सेक्टर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर वो बूस्ट करेगा और लोकल जितने भी लोग हैं उनको रोजगार के अंदर वृद्धि होगी। दूसरी बात, इंडिया एक तरीके से एयर स्पोर्ट हब के रूप में जाना जाएगा कि हम लोग उस देश के अंदर चलते हैं, टूरिज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडवेंचर भी हमको मिलेगा। उत्तराखंड क्यों जाते हैं, हिमाचल क्यों जाते हैं, कश्मीर क्यों जाते हैं? एडवेंचर भाई, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है ना। चलिए, तो यहां पर जो है इंडिया एज ए स्पोर्ट्स हब जो है वो जाना जाएगा पूरे भारत के अंदर। अब इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि हमको नए डायमेंशन जो थे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनको ओपन करना था, ताकि भारत को एक नेचुरल हॉट स्पॉट जो है वो बनाया जा सके और हमारी जो जीडीपी है इसको ग्रो कर सके। सीधी बात है, इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, सब मिलकर जो है वो इस एयर स्पोर्ट पॉलिसी को लेकर आई हैं। तो प्राकृतिक स्थानों और जबरदस्त क्षमता होने के बावजूद सरकार के पास में जो है वो इतना पैसा नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है जैसे इसको स्पोर्ट्स के अंदर काउंट करेंगे उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो ये जो है वो हमारे लिए क्या होगा, एक स्कोप जो है वो नया ओपन करेगा, ग्रोथ होगी इससे। बहुत अच्छा। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भाई एनएसजी। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने 2 बार जो है परमाणु परीक्षण किए हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए हैं, और टोटल 8 हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। मतलब 2 बार के अंदर 8 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए। एक को तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, 1998 वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन शक्ति, दोनों को आप लोग जानते होंगे। एक तरफ इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है, लेकिन इसमें आड़े हाथों जो है वो लेता है कौन? एनएसजी। बट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, यूरेनियम वगैरह की। यूरेनियम है, थोरियम है, और भी कई एक्सपेरिमेंटल जो इक्विपमेंट है उनकी जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोगों ने 1974 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंदिरा गांधी के समय, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं सबको देख लूंगी, आप लोग तो करो। और उस समय उसके बाद में एक ग्रुप जो है वो क्रिएट हुआ, एनएसजी। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली एक अपने बयान में कहा कि एनएसजी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में, एनएसजी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या वाकई में हमको बेनिफिट्स होंगे, लेकिन अगर हमको एनएसजी की मेंबरशिप लेनी है तो इसकी अपोजिशन में कौन कौन खड़ा है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो रिसेंटली एस जयशंकर जो है उन्होंने कहा कि एनएसजी जो है उसमें शामिल होने के लिए भारत उत्सुक है, भारत शामिल होना चाहता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत जो है वो एमटीसीआर का सदस्य बन चुका है, मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रिजाइम का सदस्य बन चुका है। आई थिंक 52वां सदस्य वो बना था 2016 के अंदर, जहां तक मुझे पता है। लेकिन एनएसजी के सदस्य जो है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु हथियारों के अप्रसार, मतलब उसको रोकने के लिए, जितने भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट है उनको रोकने के लिए, सामग्री को रोकने के लिए 48 मेंबर जो हैं, 48 मेंबर, उनका एक ग्रुप जो है वो बनाया गया है। इसको स्थापना की गई थी 1974 में, क्योंकि भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या किया था, एक परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद ही एनएसजी को बनाया गया, क्योंकि आप लोगों को मेंस के अंदर कुछ लिखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन करने हैं कि एनएसजी की स्थापना कभी छोटे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में एनालिसिस आना चाहिए। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का यह समूह परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्रियों, उपकरण है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके निर्यात को है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं खड़े खड़े इंसान को गायब कर दूं। अब मान लीजिए कि मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया है, कोई चोर है, चोरी करके आया और मैंने उसको गायब कर दिया, वो बच गया, वो तो पुलिस जो है उसको नहीं पकड़ पाएगी।
ठीक वैसे ही मान लीजिए कि अमेरिका के पास में परमाणु हथियार हैं, उसके पास में टेक्नोलॉजी है। यदि वो अपने पक्ष वाले देशों को इसको ट्रांसफर करता है तो वो देश उसके क्या हो जाएगा, मुराद हो जाएगा, और ये सब मिलकर क्या करेंगे, अपने दुश्मन देश को कंट्रोल करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए हर कोई देश जो है वो आज शक्ति संपन्न होना चाहता है परमाणु के आधार पर, न्यूक्लियर के आधार पर। एनएसजी की पहली बैठक जो है वो नवंबर 75 के अंदर हुई थी, लंदन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। और लंदन क्लब जो है उसको कहा जाता है, और इसने जो भी डायरेक्शंस दी हैं, गाइडलाइंस दी हैं, वो क्या होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती है, कोई भी बाध्यकारी नहीं है। गाइडलाइंस जो दी है उसमें कोई भी बाध्यकारिता नहीं है। तो पहली बार लंदन के अंदर लंदन क्लब जो है इसकी बैठक हुई। एनएसजी की पहली बैठक 1975 में हुई, 74 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए, यदि इसके अंदर शामिल होते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट्स आप लोग देख लीजिए इसकी मेंबरशिप के साथ में। तो पहला बेनिफिट यह है कि न्यूक्लियर मैटर जो है इसकी टाइमली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है कि क्या न्यूक्लियर एरियाज के अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली इसके तहत इंफॉर्मेशन जो है उसको साझा किया जाता है, ठीक है। फिर जितने भी सदस्य देश हैं उनकी साख जो है, मतलब क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। भाई आज देखिए अंबानी के पास में जो है सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत मजबूत है, तो वो जो है अपने आप में क्रेडिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, सदस्य जितने भी देश हैं, मेंबर जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी सामंजस्य और समन्वय के साधन के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। समूह की सदस्य बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा होती है, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन कौन मेंबर्स है सबको पता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपोजिशन ऑफ एनएसजी मेंबरशिप बिड। तो 5 देश जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, उनमें से एक है चीन। चीन ये नहीं चाहता है कि भारत जो है वो एनएसजी का क्या बने, मेंबर बने, क्योंकि एनएसजी का मेंबर बनने के बाद भारत जो है उसको न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई होने लगेंगे, हथियार सप्लाई होने लगेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास में ट्रांसफर होगी। लेकिन अमेरिका जो है वो इनडायरेक्टली भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर चुका है। तो भारत जो है ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वास्तव में बहुत अच्छे से है, हम लोग किसी से पीछे नहीं है आज। तो चीन के विरोध के बावजूद जो है वो अमेरिका हमारा समर्थन करता है। अब अमेरिका के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो जो है कहते हैं कि बिन पैंदा का लोटा है, किधर भी गुड़क जाएगा वो तो, है ना। जिसको जहां से उसका स्वार्थ सिद्ध होगा वो उस देश का साथ देना शुरू कर देगा, जहां पे स्वार्थ नहीं होगा बाकी देशों को उसके खिलाफ कर देगा। पाकिस्तान देख लीजिए, उसको जिधर लेके जाओ इधर चला, मैं उधर चला, तो उसका तो कोई जो है हो सकता है कि नामो निशान उसका मिट जाए। तो चीन के विरोध ने समूह में भारत के प्रवेश को कठिन बना दिया है, क्योंकि एनएसजी आम सहमति के सिद्धांत पर काम करता है। यदि मान लीजिए कि 5 मेंबर्स में से एक ने भी यदि उस पर वीटो लेके आए हैं तो कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जो रीजन है, इसके अंदर सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत जो है उसको अभी कुछ परीक्षण किए जाने बाकी हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मिसाइल्स के अंदर यदि 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल है तो उसमें न्यूक्लियर पावर की जरूरत पड़ती है, और वो अलाउ नहीं है इंटरनेशनली, ठीक है। तो भारत यदि एनएसजी की सदस्यता लेता है तो भारत ऐसा कर पाएगा कि 5000 यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास में आ जाएगी। इसके साथ में ही भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका और रूस से हथियारों के आयात पर काफी अधिक निर्भर है, ठीक है। अमेरिका से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हथियार मंगाते हैं, रूस से हथियार मंगाते हैं। बहुत अच्छा समझ गए आप लोग एनएसजी के बारे में। तो एनएसजी के बारे में कुल मिलाकर बात यह है कि एनएसजी की सदस्यता मिलती है, भारत के पक्ष में है, मिलनी चाहिए भारत को। इससे टेक्नोलॉजी भारत के पास में आई और हम लोग जो है वो और थोड़ा सा आगे निकलेंगे। चीन जैसे देश जो हैं इनको हम क्या करेंगे, यहां से ही भगा देंगे, है ना। समझ रहे हैं, भगाने का मतलब समझ रहे हैं, डरा देंगे, है ना। एक धमकी से जो है वो डर जाएगा। एक धमकी से भी डराना आसान काम नहीं होता है। आगे देखिए, व्हाट इज ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब क्या होती है? ग्रीन जॉब नाम जो है वो बड़ा ही ग्रीन आ रहा है। ग्रीन का मतलब हम लोग समझते हैं हरियाली, और प्रकृति के अंदर हरियाली कब रहती है? जब पॉल्यूशन ना हो। और पॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब CO2 का लेवल कम रहेगा। CO2 का लेवल कब कम होगा? जब इंडस्ट्रीज के द्वारा जो निकाला गया धुआं है, गाड़ियों के द्वारा जो निकला हुआ धुआं है वो कम हो। और ये कम कब होगा? जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे।
और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत बढ़ते हुए इस सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग ग्रीन जॉब कहते हैं। समझ गए? समझ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए आप लोग सेशन को, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सेशन आप लोग कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं, क्या वाकई में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, और इंडिया के द्वारा क्या इसके लिए एफर्ट किया जा रहा है, क्या इसका एम है, और ग्रीन जॉब्स के लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कहा कि ग्रीन जॉब्स जो हैं इस पर भारत जो है वो प्रयास करेगा और आगे आने वाले समय के अंदर भारत ग्रीन जॉब्स जो है उनको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्या होती हैं ग्रीन जॉब्स? देखिए, जो ग्रीन जॉब्स होती हैं आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है CO2। और CO2 क्या करती है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर देती है। तो प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालने और समग्र पर्यावरण कल्याण में योगदान करने वाली नौकरियां जो है उनका एक वर्ग होता है। एक ऐसी जॉब, जैसे मान लीजिए आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी? ग्रीन जॉब के अंदर आएगी। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है, वो ग्रीन जॉब्स के अंदर आएगी। ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरण जो है उसको नकारात्मक, नेगेटिव जो है उससे बचाना, कम कार्बन जो है उत्सर्जन करने वाली इकोनॉमी को डेवलप करना, इसके साथ में ही जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको सेव रखना और इंश्योर करना, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेन करना उनको। तो ग्रीन जॉब्स का बेसिकली ये उद्देश्य होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो भारत के लिए ग्रीन जॉब जो है वो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। ये बहुत बड़ी सोच है एक अपने आप के अंदर, ये सोच का ही कमाल है। एक थिंकिंग लेवल जो है वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम लोग इन बातों के, ये जो है ग्रीन जॉब के बारे में भी सोच सकें। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करते हैं, या हम लोग कहें कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए, अर्बन फार्मिंग के लिए, तो ये सब जो है वो किसके अंदर आती है? ये ग्रीन जॉब्स के अंदर आती हैं और इसमें रोजगार की जो है वो बहुत भारी संभावना है। तो अब इसके लिए देखिए, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, इसके लिए कौशल परिषद जो है, स्किल काउंसिल, उसका निर्माण किया गया है। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2015 को। लेकिन अब जो है वो सुर्खियों में इसलिए आ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर इसको रिसेंटली क्या किया है, अपने मुंह से बोला है कई बार। तो बोलने से फर्क पड़ता है भाई, है ना। चलिए, तो 1 अक्टूबर 2015 को ये स्किल जो काउंसिल है इसका निर्माण किया गया था ग्रीन जॉब्स के लिए। और ये क्या है कि एनजीओ की तरह काम करती है, नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके तहत जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, और यहां पर इसको प्रोत्साहन जो है, मोटिवेट वो किया जा रहा है। किसके द्वारा वो किया जा रहा है? आप लोग देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके साथ में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? प्रोत्साहन, मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इसका एम क्या है कि ग्रीन जॉब्स जो है इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना इस सेक्टर में काम करने के लिए, और इसके साथ में जो अदर सर्विसेज हैं उनको भी क्या करना? प्रोवाइड करना। क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग बात करें इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की, UNEP की हम लोग बात करें, नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। UNEP का पता होगा आप लोगों को। इंटरनेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें तो इन्होंने मिलकर पहली बार 2018 के अंदर इस चीज का जिक्र किया था कि ग्रीन जॉब जो है वो होनी चाहिए। और अब जो है वो भारत के अंदर भी इसकी चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। ठीक है, तो 2018 के अंदर इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन जॉब्स के लिए इनिशिएटिव लिया था, और अब जो है भारत भी इसके लिए आगे आ चुका है। तो ग्रीन जॉब जो है वो आपके एग्जाम में आ सकती है, तैयार रहिएगा उसके लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट आर कार्बन बॉम्ब। कार्बन बॉम्ब क्या होता है भाई? आप लोग देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा पॉलिथीन का है ना। बेसिकली क्या है, यूएस मिलिट्री ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया कार्बन बॉम्ब्स को लेकर। अच्छा, मुझे बताइए, दीपावली पर आप लोगों ने पटाखे जो है वो खूब छोड़े होंगे। एक बड़ा वाला सुतली बम छोड़ा है क्या आपने? बड़ा सा लेके आते हैं मार्केट में जाके, दुकान पे जाके, भैया ये वाला दे दो। एक बार मैं छोड़ूं तो आस पड़ोस को पता लग जाना चाहिए कि क्या भाई बहुत जबरदस्त लेके आए हो। लेकिन सुनिए, दीपावली का वो सुतली बम जो है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो आप देखिए कितना धुआं उसमें से निकलता है। तो एक क्या है कि वो तो छोटा बम है, लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल करने वाला है, इसको यदि किसी देश के अंदर छोड़ दिया जाए, उसका एनवायरनमेंट का क्या होगा भाई? बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा,
पूरा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य है, हेल्थ इश्यूज उसके अंदर आने लगेंगे। तो कार्बन बॉम्ब का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बलून है, उसके अंदर क्या भरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा कार्बन जो है वो भरा हुआ है, CO2 गैसेस वगैरह जो है वो भरी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2। समझ रहे हैं आप लोग? समझ गए पूरी कहानी? किसी देश के अंदर ले जाके छोड़ दो, उस बम को फोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा देश के अंदर पॉल्यूशन हो जाएगा, एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। क्या इसको डिफ्यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है। यदि ये बम जो है वो छोड़ दिया गया है, तो बीच रास्ते में क्या इसको डिफ्यूज कर सकते हैं? क्या सोचिए, इसको कर सकते हैं तो मुझे बताइए कि यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, मतलब किस जो है न्यूज से संदर्भित है, क्या होते हैं कार्बन बॉम्ब्स, वो हम लोग जानेंगे। और इसके लिए क्या प्लान है डिफ्यूजिंग के लिए, समझ गए आप लोग? चलिए सीख लेते हैं हम लोग। तो इस साल गार्जियन के अंदर जो है मैगजीन, उसके अंदर एक न्यूज पब्लिश हुई, वो कार्बन बॉम्ब को लेकर, यानी कि फ्रंट पेज पर ही जो है कार्बन बॉम्ब के बारे में बताया गया था, फोटो पिक्चर वगैरह सब कुछ आई थी। तो दुनिया भर के जो कंपनियां हैं, कंपनियों के 195 जो कार्बन बॉम्ब परियोजनाएं हैं, इनको शामिल करने के लिए, अब देखिए परियोजना की बात की जा रही है, यहां पे तो अभी बम की बात करते हैं, परियोजना आ चुकी है। बेसिकली क्या है कि जितनी भी ऐसी परियोजनाएं प्रोजेक्ट हैं जिनसे कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, उनको हम लोग कार्बन बॉम्ब की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो कार्बन को क्या कर रही हैं? कार्बन को प्रोड्यूस कर रही हैं, और उसी कार्बन को हम लोग किसी देश पर हमला करने के लिए भी तो कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो गार्जियन ने इसकी क्या परिभाषा दी है वो समझिए। कार्बन बॉम्ब क्या होता है? बेसिकली एन ऑयल और गैस प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट in at least a billion tons of CO2 emission over its lifetime। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल के, गैस के, उसमें से CO2 जो है वो निकलती है, वो एज ए कार्बन बॉम्ब की तरह काम करती है। तो अमेरिका, रूस, जितने भी वेस्टर्न एशिया कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो भारत से ही दुनिया भर में 195 ऐसी परियोजनाएं जो है उनको पहचान की गई है, उनको कार्बन बॉम्ब की कैटेगरी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सामूहिक रूप से 2015 के पेरिस समझौते में सहमत ऊर्जा उत्सर्जन सीमा को पार कर लेगी। समझ रहे हैं आप लोग? 2015 के अंदर COP21 की मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था कि 2030 तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हम लोग कर देंगे। मिनिमम 1 डिग्री तो होना ही होना चाहिए। COP21 के अंदर डिसाइड किया गया, पेरिस जलवायु समझौते के अंदर। तो जो है उसमें कहा गया कि अब जो है कार्बन बॉम्ब फटने वाला है ना? तो आप लोग काफी हद तक इसको समझ चुके होंगे। तो कार्बन बम को डिफ्यूज करने के लिए क्या तरीका है? तो डिफ्यूज करने संबंधी जो भी काम है, नेटवर्क को लीव ईट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो कहा जाता है। ठीक है, जो भी इसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको लिंगो कहा जाता है। इस पहल का मिशन जीवाश्म ईंधन को जमीन में रहने देना और इसके बगैर जीना सीखना है। तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको जमीन के अंदर रहने दो, और इनके बगैर कैसे जिया जाए। जैसे हम लोग कोल की बात करें, कोल जो है वो जमीन के अंदर आता है, और उसको जमीन में ही रहने दो भाई। बिना कोल के भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को आप लोग यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे तो ये कार्बन डिपोजिशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लिंगो क्या है? इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने के लिए जमीनी समर्थन जुटाना है, मुकदमेबाजी के माध्यम से उन्हें चुनौती देना है, ताकि उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके कि कितना कार्बन डिपोजिशन जो है वो कर रही हैं। इसी को डिफ्यूजन जो है वो कहा जाता है। तो कार्बन बॉम्ब कौन कौन सी प्रोजेक्ट हैं जहां पे जो है CO2 काफी एमिट हो रहा है, वो कार्बन बॉम्ब की तरह काम कर रही हैं, उनको डिफ्यूज कैसे किया जाएगा, उनके ऊपर जो है वो रोक लगाई जाए, मुकदमेबाजी की जाए, तो वही क्या है, इसका डिफ्यूजन है। समझ गए आप लोग अब? तो चलिए आगे देखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का अपमान हो रहा है। कोर्ट ने कोई आदेश दिया, न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया, उसकी जो है पालना नहीं हो रही है, तो अवमानना के अंतर्गत आती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी के अंदर उसको गिना जाता है। क्या केस है, केस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस न्यूज से संबंधित क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इसका इशू है, कंटेम्प्ट होता क्या है। बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, चर्चा करेंगे अभी। क्या इसका रेलेवेंस है, ऐसे जो है वो कंटेम्प्ट पावर की जरूरत कहां पड़ती है कोर्ट्स को, और कंटेम्प्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, और भूषण केस के बारे में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। ओके, चलिए देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि धमकी देते हुए कहा गया, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है ना, धमकी देते हुए कहा गया कि 2 सप्ताह के भीतर 2.5 लाख रुपए की राशि जो है
वो जमा कराने में आप लोग विफल रहे हैं। इसलिए तेलंगाना के जो मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। हुआ क्या था बेसिकली, सुन लीजिए इस पूरी चर्चा को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने क्या किया, जातीय आधार पर आरक्षण देना शुरू कर दिया। एजुकेशन सेक्टर के अंदर टीचर्स की जो भर्ती की गई वो जो थी वो जनजातीय आधार पर की गई, रिजर्वेशन दिया गया। और उसके बाद जो है वो कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इसके खिलाफ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, उसके ऊपर जुर्माना लगाया, वो जुर्माना भी उन्होंने जमा नहीं कराया, तो उसको क्या कहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कहा जाएगा। ये पूरा वाक्य मैंने समझा दिया है। तो 5 लाख रुपए का बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर जुर्माना लगाया गया था। उनके द्वारा जुर्माना नहीं जमा नहीं कराया गया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमा करवाइए। जो आदेश को नहीं मानेगा उसी को ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कहा गया। तो यहां पर कि अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल जो कास्ट है ना, शेड्यूल जो ट्राइब है, उनके लिए 100% का शिक्षक पदों के लिए आरक्षण किया गया था, जो कि गलत था। बाकी को भी मौका मिलना चाहिए, अवसर का जो है समान प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो एक कंटेम्प्ट क्या होता है कि अवमानना कानून जो होता है इसका मूल विचार उन लोगों को दंडित करना है जो अदालतों के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं, किंतु भारतीय संदर्भ में अवमानना का उपयोग अदालतों की गरिमा को कम करने, न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली भाषा अथवा व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भी किया जाता है। तो जो लोग निर्देश नहीं मानते हैं कोर्ट्स का, उनके लिए दंडित करने के लिए आदेश जो है वो आते हैं। अब जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। तो आप लोग समझ चुके होंगे सिविल और क्रिमिनल के अंदर क्या डिफरेंस है। सिविल अवमानना के तहत जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, रिट होती हैं, उनको यदि जानबूझकर उसका उल्लंघन हो रहा है तो सिविल्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो आपराधिक मामले हैं उनके तहत कोई सजा का प्रावधान है, कोई जुर्माना जमा कराना है, यदि वो नहीं हो पा रहा है, उसमें बाधा डाली जा रही है, तो वो किस में आते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फर्स्ट वन इज सिविल, सेकंड वन इज क्रिमिनल। ठीक है, क्या रेलेवेंस इसके प्रोविजंस हैं देख लेते हैं। आर्टिकल यदि हम लोग 129 की बात करें, 215 की बात करें, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के तहत सजा देने का जो है अधिकार है। तो 2 आर्टिकल आप लोग यहां से ये रिमेंबर कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 213 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 213 जो है, 213 इसमें क्या लिखा हुआ है। 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 10 में उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अवमानना करने पर दंडित करने संबंधी शक्तियों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। संविधान में लोक व्यवस्था, समझ रहे हैं आप लोग, जो पब्लिक मैनेजमेंट है, लोक व्यवस्था है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर है, तथा मानहानि जैसे संदर्भों सहित अदालत की अवमानना के रूप में आर्टिकल 19 है ना, उस पर भी उचित प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत जो है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो वो जो है उसको क्या कर दिया जाता है, पाबंदित प्रतिबंधित जो है वो किया जा सकता है। वाई कोर्ट नीड कंटेम्प्ट पावर, क्यों जरूरत पड़ी कोर्ट को। पहली बात कि जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसको एंश्योर करना कि वो बेसिकली लागू होना चाहिए, और जुडिशरी जो है वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए भी ऐसा करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्र प्रकृति को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा दिए जाने वाले ऐसे आदेश जो हैं वो बहुत कंपलसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो लॉ बनाया गया है वो संकट में आ जाएगा। कि लोग जो है वो कानून क्यों बनाया जाता है, बेसिकली देखिए, जहां पर सभी लोग अच्छे हैं वहां पर भी कानून काम नहीं करेगा, जहां पर सभी लोग बुरे हैं वहां पर भी कानून काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जहां सभी लोग अच्छे हैं उनको कानून की जरूरत ही नहीं है, वो बेसिकली पहले से ही ऑलरेडी डिसिप्लिन के अंदर है। लेकिन जो सभी लोग बुरे हैं वो कानून को मानेंगे क्या। इसीलिए सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों का जो है वो मिक्सचर होता है, उनको बैलेंस करने के लिए ही कानून की जरूरत पड़ती है। और जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग मतलब जो किसी को हार्म करते हैं वो बुरे लोग हैं, उनको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ही लॉ बनाए जाते हैं और उसकी पालना के लिए जरूरी है ये। ठीक है, अब इसके साथ में जो है क्या इशू है, संविधान का आर्टिकल नंबर 19(1) जो है वो ये कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, किंतु अदालत कार्रवाई के विरुद्ध बोलने पर अवमानना प्रावधानों के अंतर्गत इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सोचकर देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ये आर्टिकल 19 को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं भाई। ये अपने आप में थोड़ा सा इशू है ना, सोचने का विषय है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए, जुर्माना कीजिए, सजा दीजिए, लेकिन आर्टिकल 19 को आप बंद कर रहे हैं। कुछ गलत भी तो हो सकता है, कम से कम बोलने की आजादी तो दो उसको। अवमानना कानून काफी हद तक
व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव है, जिसका उपयोग न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक ढंग से जनता के द्वारा आलोचना को दबाए जाने के लिए किया जा सकता है। समझ रहे आप लोग? मान लीजिए भाई, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। यदि मान लीजिए न्यायपालिका की भी कोई आलोचना करनी है या फिर उसकी तुलना करनी है, तो उसको बोलने का अधिकार तो दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए भरत भूषण केस जो है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मिस्टर भूषण का केस जो है, तो भरत भूषण नहीं, प्रशांत भूषण, सॉरी। तो बेसिकली सो मोटो यानी कि स्व जो है अभियान, स्व प्रेरित होकर एक जो है अवमानना के तहत अपील जो है वो दाखिल की गई और ये कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसका बड़े सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट्स में कुछ ऐसा नहीं है। प्रशांत भूषण ने बेसिकली ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जिसमें अदालती आदेश को ना मानने के लिए और भी लोगों को प्रेरित किया गया था और उसमें फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा उस ट्वीट के अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, उसमें कोई जो आर्टिकल 19 है उसको अबोलिश जो है वो नहीं कर रहा था, ठीक था। बाद में आया ये मामला। तो प्रशांत भूषण के केस के तहत जो है अवमानना का सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति किसी निर्णय की आलोचना कर सकता है लेकिन निर्णय के लिए न्यायाधीश को अभिप्रेरित नहीं कर सकता। समझ गए? एक लाइन के अंदर ये अपनी जो है वो पूरी कहानी कह रहा है कि आलोचना कर तो सकते हैं लेकिन जो है आप न्यायाधीश को जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, आरबीआई की हम लोग बात करते हैं। तो शक्तिकांता दास जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट पर बैठे हैं, बाकी मेंबर जो हैं वो साइड में हैं। ये कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, है ना? पुष्पराज झुकेगा नहीं, कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सीरियस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो शक्तिकांता दास जो है उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग के अंदर ये कहा कि हम जो है रेपो रेट को 0.4 बेसिस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 0.4 बेसिस बढ़ाया गया, जान लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या पॉलिसी जो है वो विड्रॉल की जाएगी, व्हाट इज एन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, व्हाट इज रेपो रेट, अबाउट एमपीसी के बारे में हम लोग जानेंगे, फंक्शंस क्या है, कंपोजिशन देखेंगे एमपीसी का, सिलेक्शन एंड टर्म ऑफ मेंबर्स, हाउ डिसीजन आर मेड, डिसीजन कैसे होते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है वो हम लोग जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े हम लोग लेक्चर में आगे चलिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो 0 यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट, 40 नहीं 50 बेसिस पॉइंट जो है उसमें क्या की गई है, वृद्धि की गई है। देखिए सीधी तौर पे आप लोग ये समझ जाइए कि जब भी इन रेट्स को चेंजेस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, तो मार्केट के अंदर जो भी मनी फ्लो है उसमें चेंजेस आते हैं। यदि रेट हाई रहेंगी तो मार्केट के अंदर मनी फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो तो जो बैंक के पास जा रहा है, लोगों के पास में पैसा कम हो जाएगा और वो पैसा सरकार के पास में पहुंच जाता है। जब जनता के हाथ से पैसा निकलेगा, जेब से पैसा निकल जाएगा, बैंक के पास में पहुंच जाएगा, जनता कम खरीदारी जो है, परचेजिंग कम कर पाएगी, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये चीजें जो है एक दूसरे रिलेट करती हैं। तो बाय मंथली पॉलिसी जो है इसके तहत एमपीसी ने डिसाइड किया कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाया जाएगा और इसके तहत रेपो रेट के तहत रिजर्व जो रेपो रेट है वो भी चेंजेस होगी, लेकिन कैश रिजर्व रेशो जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। देखते हैं क्या कहती है। जो भी इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी रेट जो है वो क्या की जाती हैं, कम या ज्यादा की जाती हैं। अब इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है, महंगाई जो है वो होना भी जरूरी है। तो बेसिकली क्या है कि लगभग 4 से 6% जो है, या हम लोग कहें 3% के आसपास जो है इन्फ्लेशन होना भी चाहिए क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है इकोनॉमी को, बूस्ट करता है। तो ये सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अकोमोडेटिव स्टांस जो है, उदार जो मुद्रा है, तो इसको जारी रखने के मूड में नहीं है आरबीआई, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगस्त 2022 में होने वाली मौद्रिक नीति की समिति के अंदर यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अब अगस्त 2022 के अंदर होगी। तो जून के अंदर डिसीजन लिया गया, जुलाई अगस्त 2 महीने बाद होगी अब। तो उसमें जो है वो वापस से ब्याज दरों के अंदर वृद्धि की जाने की संभावना हो सकता है और भी जो है उसके अंदर बढ़ जाए। अब देखिए जो ये रवैया है केंद्रीय बैंक का, आरबीआई का, वो क्या कहता है कि जो भी मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई जो है, इसका विस्तार करने के लिए ऐसा किया गया है, बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास को। लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि यहां पर ब्याज दरों के अंदर जब 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया गया है
तो इससे मार्केट का लिक्विडिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। रेपो रेट क्या होती है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई के द्वारा जो है वो लोन मिलता है, या हम लोग कहें पैसे जब लेते हैं तो उस पैसे के, उस मनी के एवज के अंदर वो कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको रेपो रेट कहा जाता है। जिस इंटरेस्ट पर आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को पैसे दिए जाते हैं, बेसिकली वही क्या कहलाती है, वो रेपो रेट कहलाती है। ठीक है। और मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक जो है उसके पास में कोई एक्स्ट्रा मनी है और इसको आरबीआई के पास में देना है, तो वो क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है। और रेपो रेट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के एक उपकरण है। तो आरबीआई के उपकरण भी होते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वो भी हम लोग जानेंगे। तो क्वालिटेटिव कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव कौन कौन से हैं, एक तो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुजैन। क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे सीआरआर है डायरेक्ट है, एसएलआर है डायरेक्ट है, रिफाइनेंस फैसिलिटी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट को कम करने पर दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, वो इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो बड़े बड़े जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उनको कुछ समय के लिए 24 घंटे, 72 घंटे, 2 दिन, 3 दिन के लिए लोन जो चाहिए वो हाई इंटरेस्ट पर मिलता है एमएसएफ के तहत। बेस रेट, एमसीएलआर, ओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमएसएस, एलएफ, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत इनडायरेक्ट होते हैं। एमपीसी क्या है, बेसिकली कमिटी है। उस कमिटी के अंदर टोटल जो है वो मेंबर्स कितने होते हैं, 6 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। 1934 के एक्ट के तहत जो है वो रेगुलेट होता है कौन, आरबीआई। और यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था किसको, आरबीआई को। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है। तो इसके 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई जो है वो गवर्न होता है। और ये सारा जो है वो 45Z बी के तहत जो है इसकी धारा है, इसके तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका कार्य क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितनी बैंक रेट्स हैं, सीआरआर है, एसएलआर है, इनको क्या करना, डिसाइड करना, ताकि इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें टोटल 6 मेंबर जो होते हैं वही इस चीज को डिसाइड करते हैं, और उनकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं शक्तिकांता दास, मतलब जो गवर्नर होते हैं। ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, 6 सदस्यों में से 3 को जो है सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और इस समिति में किसी भी सरकारी अधिकारी को मनोनीत नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इसमें भर्ती जो है, यानी कि इसमें एमपीसी में शामिल नहीं किया जाता। समिति के अन्य 3 सदस्य हैं आरबीआई से शामिल किए जाते हैं। आरबीआई का गवर्नर, मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष जो है वो होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इस समिति के सदस्य होते हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक भी इस समिति के जो है सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीसी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 जो है नॉन गवर्नमेंट के, मतलब आरबीआई से रिलेट करते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो इसके जो है चेयरपर्सन होते हैं। ये आप लोग को बातें ध्यान में रखनी है। अब इनका चयन जो है वो किस तरीके से होता है, तो मौद्रिक नीति समिति के लिए सरकार के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और जितने भी सदस्य मनोनीत किए जाने वाले हैं उनका चयन कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व के अंदर आरबीआई के गवर्नर और सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। जो भी विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा समिति बनाई जाती है, उसके तहत ये मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। अब इनका टेन्योर कितना होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, और वे पुनः नियुक्त जो है वो नहीं हो सकते। एक बार मेंबर बन गए तो दोबारा जो है रीअपॉइंट नहीं हो सकते। 4 साल के लिए क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है। डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन सीधी सी बात है, आपसी सहमति के, तो निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, मेजोरिटी के बेसिस पर। आरबीआई गवर्नर की भूमिका क्या है, तो आरबीआई गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं, और हालांकि गवर्नर के पास में समिति के अन्य सदस्यों को खारिज करने के वीटो शक्ति नहीं होगी, मतलब आम सहमति के आधार पर जो है वो निर्णय लेते हैं। बराबर की स्थिति में मान लीजिए 3-3 मेंबर हैं, 3 का मेंबर पक्ष में, 3 का वोट पक्ष में, 3 का जो है वो विपक्ष में है, बराबर हो गए। इस समय जो है वो गवर्नर अपने वोट का यूज करेंगे और अपना निर्णायक जो है वो वोट करेंगे। कास्ट वोटिंग जो है इसको कहा जाता है। ठीक है। चलिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी की सारी जो है वो रेट्स को डिसाइड किया जाता है, और आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत जो है वो आरबीआई को शक्ति जो है प्रदान की गई है। ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से इसको समझ जाइए। ठीक है। अब देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य
वृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और यहां पर चक्रवर्ती समिति की हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, उसके द्वारा सुझाव जो है वो दिए गए कि भारत की मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जैसे मूल्य स्थिरता है ना, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो ये सारा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है रेट्स को कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम है ये। तो भारत सरकार के द्वारा भारत की जीडीपी के विकास दर में तेजी लाने की कोशिश की जाती है इस एमपीसी के द्वारा, है ना। तो एमपीसी क्या करती है? इन सभी रेट्स को डिसाइड करती है और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सारा सारा जो है वो ब्याज दरें वगैरह निर्धारित की जाती हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ गए आप लोग, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होती है ये पूरा आप लोग समझ गए हैं। दोनों बता दिया है मैंने आप लोगों को, क्वांटिटेटिव भी बता दिया है और क्वालिटेटिव भी जो है वो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, भारत जो है उसके पास में एफडीआई इनफ्लो इतना ज्यादा हो रहा है कि अंकटाड ने यह कहा है कि भारत जो है वो 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भारत जो है वो एफडीआई इनफ्लो के अंदर, आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो के अंदर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है और भारत ने $100 बिलियन जो है वो रिसीव किए हैं। क्या बात है, ठीक है। ये इससे क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब संदर्भ क्या है? रिसेंटली क्या ऐसा हुआ है कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ है? हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के? एफडीआई होता क्या है? अंकटाड जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके रोल्स है, और इसके साथ में ही जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है अंकटाड के द्वारा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग लेक्चर के अंदर आ गए। हाल ही में अंकटाड के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया है और उसमें सारी बातें जो है वो बताई गई है, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। इसमें कहा गया है कि भारत में एफडीआई के अंदर 30% जो है उसकी गिरावट होने के बावजूद जो है वो क्या है, भारत 7वें स्थान पर आ चुका है ना। तो 30% जो है डिक्लाइन हुआ, फिर भी इंडिया की रैंक कौन सी है? 7th है। यूनाइटेड नेशंस जो है, यानी यूनाइटेड नेशन सॉरी यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश है। इसके बाद में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची में चाइना, हांगकांग, इसके बाद में चाइना हांगकांग हो गया और उसके बाद में भारत जो है वो 7वें स्थान पर बन चुका है। तो यूएसए, उसके बाद में फिर यहाँ पर चाइना है, हांगकांग है $141 अरब के साथ में तीसरे स्थान पर जो है वो बरकरार है, ठीक है। केवल भारत के अंदर जो है इनफ्लो के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। एक बार भारत चौथे स्थान पर भी आ गया था, 4th पोजीशन पर। भारत में आउटफ्लो में 43% से बढ़कर $15.5 अरब जो है वो हो चुका है एफडीआई हम लोग बाहर जो है इन्वेस्टमेंट करने का। तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसमें क्या है, 1st पोजीशन पर है। फिर चाइना है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एफडीआई इनफ्लो देखिए आप लोग, उसके बाद में हांगकांग आ गया, सिंगापुर आ गया, कनाडा आ गया, ब्राजील आ गया, फिर 7वें नंबर पर कौन है? इंडिया है, ठीक है। अंकटाड की रिपोर्ट कहती है। साउथ अफ्रीका हमारे बाद में, रशिया भी बाद में, मैक्सिको भी बाद में है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी जो है टॉप 10 के अंदर हम लोग बने हुए हैं। तो एफडीआई होता क्या है बेसिकली, जान लेते हैं व्हाट इज एफडीआई। तो एफडीआई क्या है, एक बेसिकली लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग जो है गोल को डिसाइड करता है, जिसके अंदर दीर्घ काल तक लाभ को अर्जित करने के लिए एफडीआई काम करता है। जैसे आप लोग कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके तहत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप किया जाता है। जैसे मान लीजिए साधारण भाषा के अंदर कोई भी दूसरा देश है, अमेरिका है, कनाडा है, वो हमारे देश के अंदर क्या करना चाहता है, कंपनी को एस्टैब्लिश करेगा, लेकिन कंपनी को एस्टैब्लिश ही नहीं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी वो योगदान देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अंकटाड के बारे में। तो अंकटाड जो है वो 1964 में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल जो है वो एक बॉडी है और संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय का एक अंग है। सेक्रेटेरिएट का जो है वो अंकटाड एक अंग है, एक पार्ट के रूप में काम करता है। इसके साथ में ही इट रिपोर्ट टू द यूएन जनरल असेंबली एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोसॉक जो है इसको अपनी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट करता है। और इसके अलावा बजट सदस्य नेतृत्व भी जो है इसका होता है, ठीक है। तो समझिए आप लोग 1964 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया एज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तहत, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट और इकोसॉक को क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो अंकटाड जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ में भागीदारी बनाते हुए देश के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इसको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवाना, उनके लिए रिपोर्ट तैयार करना,
और अंकटाड के द्वारा एजेंडा 230 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति जो है उसको भी क्या करेगा, मापेगा। 2030 के अंदर क्या हम लोग अचीव करेंगे उसको भी मेजर करता है अंकटाड। कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव करना है और कितना अचीव कर रहे हैं, ये भी कौन करता है मेजर, अंकटाड करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली रिपोर्ट है, दूसरी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरी है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और चौथी है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। चारों रिपोर्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और तमिलनाडु जो है इसने अपना परचम लहरा दिया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। फैसाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जानते हैं सबसे पहले क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, क्या होता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, परफॉर्मेंस वेरियस स्टेट की हम लोग देखेंगे, और वर्ल्ड सेफ्टी डे जो है वो क्या होता है, कब मनाया जाता है देखेंगे। तो फूड सेफ्टी डे जो है वो 7 जून को मनाया जाता है और उस दिन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। चौथा है ये, यानी कि 4th इसका एडिशन है ना, और इसको रिसेंटली जो है रिलीज किया गया है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी है, फूड जो सिक्योरिटी है, इसके 5 मानक है बेसिकली, यानी कि 5 पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो 5 पैरामीटर है जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेट आगे है कौन सा पीछे है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता क्या है कि भारतीय यानी कि जो फैसाई है उसके द्वारा फूड सेफ्टी को लेकर 5 महत्वपूर्ण मानक हैं, उनके आधार पर इसको विकसित किया गया था 2018-19 के अंदर। इससे वेरी इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी इंडेक्स को डेवलप किया गया था फैसाई के द्वारा 2018-19 में। 5 मानक इसके हैं जिसके आधार पर निर्णय होता है, और हमारे नागरिकों को एक जो सेफ और न्यूट्रिशियस जो फूड है इसको प्रोवाइड कराने का इसका काम है। किसका, फैसाई का। आप लोग जानते हैं फैसाई की मोहर जो है वो लगी रहती है। तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान 10वें नंबर पर है। देखिए टॉप 10 के अंदर राजस्थान जो है लास्ट पर है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। स्कोर आप लोग देख सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु टॉप 20 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ फूड सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। अ लुक एट द टॉप ऑफ 10 स्टेट्स। तो चौथी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई 18, 19, 20 और 21। ठीक है, चलिए 5 मानक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा है यानी कि अनुपालन जो भी डिसिप्लिन डेटा वगैरह जो होता है, फिर उसके बाद में होता है कि खाद्य जो है उसका परीक्षण किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके साथ में क्या स्किल्स हैं आपके पास में, प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग। फिर है उपभोक्ता सशक्तिकरण, यानी कि उपभोक्ता जो है उसको जागरूक किया जाए कि प्रोडक्ट जो है खराब हो कैसे आप लोग उसकी जो है रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, फूड सही है कि नहीं है ये भी तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जैसे घी जो होता है उसको चेक करते हैं कि नकली है कि असली है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट क्या है, तो तमिलनाडु जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है बड़े राज्यों में, और उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र रहा है। छोटे राज्यों के अंदर गोवा जो है वो पहले स्थान पर है, उसके बाद मणिपुर है, सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ ये जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये स्टेट की क्या है, वेरियस परफॉर्मेंस है। डब्ल्यूएचओ की हम लोग बात करें तो डब्ल्यूएचओ कहता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में 7 जून को जो मनाया जाता है। ठीक है, 2022 के लिए थीम क्या रही है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये इस बार क्या रही है, थीम रही है फूड डे की, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2019 के अंदर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। 2019 में पहली बार मनाया, और इस बार जो है वो आप लोग थीम जरूर याद रखना इसकी। ठीक है, सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो मुझे, सेफर फूड बेटर हेल्थ, FATF। भाई पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान जो है वो सुधरेगा नहीं, और लगे हाथ जो है इसने टर्की को भी अपने पीछे पीछे खींच लिया। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या चीज है, ये कैसे निर्मित हुई, कैसे ये जो वर्क करती है वो सारा हम लोग देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का, क्या बैकग्राउंड है, FATF क्या होता है, रोल एंड फंक्शंस क्या है, क्या कंपोजिशन है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट आप लोग देखते हैं। पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है, और जो ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है वो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो देखिए, जो चोरों को, चोर जो होते हैं उनको जो पनाह देता है वो भी चोर होता है। समझ गए आप लोग, समझ गए ना इनडायरेक्टली। चलिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि रिसेंटली बर्लिन के अंदर एक जो है इसकी मीटिंग हुई FATF की, और उसकी तहत ही जो है
वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखने का डिसाइड किया गया। लेकिन पाकिस्तान तो ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे जो है वो इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा, लेकिन उसको ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। क्या बैकग्राउंड इसका वो समझिए। पेरिस स्थित एफएटीएफ जो है जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था और उस समय से पाकिस्तान जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, भाई बाहर नहीं निकल पा रहा है। 2018 में 27 एक्शन पॉइंट लागू करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें अभी तक 26 पॉइंट जो है वो लागू कर चुका है, एक पॉइंट जो है वो भी बाकी रह रहा है। तो जब G7 की मीटिंग हुई थी 1989 के अंदर, उस समय पेरिस के अंदर इसकी बैठक जो थी वो आयोजित हुई थी और उसी समय एफएटीएफ को गठित किया गया था, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो पेरिस के अंदर है, ठीक है। याद रखना आप लोग एफएटीएफ के बारे में। रोल्स एंड फंक्शन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले आप लोग देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जो आपके विदाउट टैक्स का जो पैसा है उसको कई देशों में घुमाकर जो है या फिर दूसरे देशों के अंदर जो है वो जमा कर दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ब्लैक से व्हाइट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ में जो पैसा आया है उसको किस पर खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं हथियारों पर, उनको जो है फाइनेंस कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि 2001 में तो एफएटीएफ के अंदर केवल मनी लॉन्ड्रिंग जो थी वो शामिल थी और 2012 के अंदर इसमें जो हथियारों के ऊपर जो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसको भी इसके अंदर क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। कंपोजिशन क्या है एफएटीएफ का, 37 जो है वो मेंबर होते हैं जुरिडिक्शन और 2 जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, ठीक है। तो टोटल जो है 39 मेंबर होते हैं इसके, है ना। टोटल कितने हैं, 39 मेंबर्स हैं। 2 इसके क्षेत्रीय संगठन हैं, एक तो है जीसीसी गल्फ ऑफ कॉर्पोरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन जो है ईसी, वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। तो 2 जो है वो क्षेत्रीय संगठन है ना इसके अंदर, एक तो जीसीसी है और एक कौन सा है, ईसी है। और इसके अंदर कई पर्यवेक्षक और सहयोगी देश भी शामिल है, ऑब्जर्वर और एसोसिएट मेंबर जो है वो भी शामिल है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है, दोनों के बारे में डिफरेंस समझ जाइए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में। ब्लैक लिस्ट समझिए, जो भी आतंकवादियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियां हैं, यदि वो देश के अंदर पैसा इस बात पर खर्च कर रहे हैं, आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो देश है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर रहेगा। समझ गए आप लोग। मान लीजिए कि टेरर फंडिंग हो रही है या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और देश जो है वो आराम से चीज को जो है वो क्या कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट जो है उसके अंदर उसको शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, जोड़ सकते हैं, ठीक है। ग्रे लिस्ट के अंदर क्या होता है, जिन देशों ने वित्त पोषण किया है, यानी कि आतंकवादी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनको क्या किया जाता है, ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। देखिए पहले जो था, यहां पर आप लोग देखिए कि ब्लैक लिस्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही जो थे वो देश शामिल थे, लेकिन फिर बाद में जो आतंकवादी जितने भी फाइनेंशियल यानी कि टेररिज्म जो है उसको सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनको फिर ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को अब शामिल कर लिया गया है। अब देखिए ग्रे लिस्ट में जो शामिल हुआ था उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली बात, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इनसे जो लोन प्रोवाइड होता है, जो मिलता है, वो बड़ी कठिनाई उसको होती है। प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अदर कंट्रीज, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो इनके द्वारा लगाए जा सकते हैं। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें कमी होती है और इंटरनेशनली उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। समझ रहे आप लोग, इंटरनेशनली बॉयकॉट जो है वो कर दिया जाता है। आप लोग देखिए कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब के ऊपर एक नोटिफिकेशन जो है वो चल रहा है कि जो भी रशियन जो कंपनीज हैं या रशियन जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ये क्या है, ये इंटरनेशनली बॉयकॉट है, इंटरनेशनली सैंक्शंस जो हैं वो लगाए हैं, ठीक इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। आगे देखते हैं व्हाट इज वेब 5.0। भैया आप लोगों ने 1G का इस्तेमाल किया होगा, 2G का, 3G का, 4G का, 5G हम लोग कर रहे हैं, 6G भी आने वाला है। उस तरीके से वेब जो है, वेबसाइट्स जो हैं उसको भी, वेब पेजेस जो है उसको भी 5.0 के अंदर आया है, लेकिन वो भी पहले वेब 1.0, 1.2 है ना, 2.0 इस तरीके से आने लगे वो। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है 5.0 और इसके साथ में ही 1.0, 2.0, 3.0 इसके मीन्स क्या होते हैं और ये 5.0 क्या होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए इसको। ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है
जिसका नाम है वेब 5.0। जैसे 1G को आप लोग समझिए, तो जो 1G आप लोग काम में लेते थे उसमें केवल आप वॉइस कॉल कर सकते थे, ठीक है। जब 2G आया तो वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, समझ रहे आप लोग 2G के ऊपर। 3G आया, वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉलिंग, MMS, ये आप लोग सेंड कर पा रहे हैं। 4G आया, नेट की स्पीड बढ़ी 4G के अंदर, 5G के अंदर और बढ़ी। अब 4G के बाद जितनी भी आ जाए, G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, 6G आ जाए, सब में क्या होगा, सब में होगा स्पीड जो है वो बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही वेब जो है इसके अंदर भी ऐसा होगा। जैसे वेब 1.0 है, तो वेब 1.0 के अंदर केवल जो है रीड ऑनली का फीचर उसमें मिलता है। 2.0 के अंदर आप लोग उसको रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ एडिट भी कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। 3 के अंदर आप लोग जो है उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर रीड कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, समझ रहे आप लोग। तो ये जो है थोड़े थोड़े इसके अंदर फीचर जो है वो बदले गए हैं, ठीक है, ये फीचर्स की बात है। तो यहाँ पर 1.0 की फीचर, 2.0 के, 3.0 के की फीचर आप लोगों को ध्यान में रख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है 5.0। 5.0 जैक डॉर्सी की बिटकॉइन बिजनेस यूनिट द ब्लॉक हेड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना, बहुत लोग मुरीद हैं इसके। तो द ब्लॉक हेड के किस तरीके से इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया है, कैसे चलाया है, ठीक है, इसके द्वारा ही जो वेब 5.0 है इसको डेवलप किया गया है। और इसके अंदर पहले की जो टेक्निक्स थी 1.0, 2.0, 3.0 सबको सम्मिलित करके 5.0 जो है इसको क्या कर लिया गया है, निर्मित कर लिया गया है, ठीक है। तो द ब्लॉक हेड जो है उसके द्वारा जैक डॉर्सी ने इसको निर्मित कर दिया है, ठीक है। तो 5.0 में आप लोग समझ चुके होंगे कि जो पहले की सर्विसेज थी उन सबको कंबाइंड कर दिया है केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर। आप लोग जो है उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, आप लोग उसके अंदर जो है रीड कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो वेब 5.0 के ऊपर दे दी गई है। ठीक आप लोग जी की तरह समझ लीजिए, 5G 6G इस तरीके समझ लीजिए, ठीक उसी तरह वेब पेज जो है यहाँ पर फैसिलिटीज दी गई है। चलिए, सेशन आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग इंस्टा पर जरूर मैसेज कीजिएगा, दीपक इंदिरा 021 फॉलो कर लीजिए मुझे यहाँ पर। कोई भी मैसेज हो मुझे जरूर बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी जरूर शेयर कीजिए, पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम जरूर शेयर की जो है सॉल्व की जाएगी, कोशिश करूंगा मैं। दीपक इंदिरा ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चर की PDF आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। स्टडी क्लोज इस तरीके से ही आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लाता रहेगा। PIB एनालिसिस आप लोगों को अगर और किसी भी फॉर्मेट में चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि सर इसको वीकली की जगह डेली कर दीजिए, मंथली भी लेके आइए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।